अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में जारी हैं और एक अफसोसनाक वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ बनू कैंट में पेश आया, जहां पर दहशत गर्दों की तरफ से एक गाड़ी जो कि बारूद से लदी हुई थी उसको कंटोनमेंट की एक दीवार से टकराया गया। इस अनफॉर्चुनेट वाक़े में 12 शहरियों की जान भी गई और साथ साथ 6 दहशत गर्दों को हलाक किया। इसके ऊपर भी हमें मुल्क की सियासत में ब्लेम गेम दिखाई दी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया, अली अमीन गंडापुर साहब हों या उमर अयूब साहब हों, तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल वफाक पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है और वफाक की और जो तमाम जो एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ से इसको प्रिवेंट करना चाहिए था, उनका सारा ध्यान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और वो PTI के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत में इतने मसरूफ़ हैं कि वो इस दहशत गर्दी को रोक नहीं सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ हुकूमत की तरफ से भी ये बात की जाती रही है कि जो दहशत गर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में होते रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो दरअसल वफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज करने में मसरूफ़ है, इसीलिए अमन व अमान वो कायम नहीं कर पाती और कुरम एजेंसी में होने वाले वाक़यात पर भी इसी नौयत की डिबेट हमने देखी। लेकिन सवाल ये है कि अगर तमाम पॉलिटिशियंस और ये सियासी पार्टियां बैठ कर इस इतने बड़े संगीन मसले का हल नहीं निकालेंगी और दहशत गर्दी का जो इफरीत है इसको कर्टेल करने के लिए जो कंसेंसस आपको चाहिए वो नहीं बनाएंगी, तो कितनी देर तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें हम अमेरिका की, तो इस पर भी एक और नई डेवलपमेंट सामने आती है। जिस तरह से इलेक्शन के फौरी बाद और ख़ान साहब के जेल जाने के बाद ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वापसी होगी और वो एक बड़ा रिलीफ दिलवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये पहला मेंशन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया पाकिस्तान का, वो दरअसल हुकूमत का शुक्रिया अदा करने की फॉर्म में हुआ, क्योंकि 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर जो अमरीकी फ़ौजियों पर ख़ुद को हमला हुआ था उसमें जो दहशत गर्द इन्वॉल्व थे, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको कैप्चर करने में मदद की, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस पर सवाल यह है कि क्या PTI की तरफ से जो नैरेटिव बनाया गया था कि उनको रिलीफ मिलेगी, उसके ऑपोजिट चीज़ें हो गई और हुकूमत भी इसको क्लेम कर रही है कि यह हमारी बहुत बड़ी फतह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक्नॉलेज किया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से जो बयान सामने आया था, शेख वकास साहब की तरफ से सामने आया था कि सैर व इफ्तार में खाने की अशिया फराहम नहीं की जा रही खान साहब को, इसकी तरदीद ख़ुद सलमान राजा साहब ने कर दी है जो कि PTI के रहनुमा हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम पूछेंगे बैरिस्टर साहब से कि उन्होंने बयान क्यों दिया। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि फैसल चौधरी साहब को जेल के जो मामलात हैं उनमें कानूनी मुआवनत से अब हटा दिया गया है PTI की तरफ से। तो जो इंटरनल रिफ्ट है PTI का वो कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और दहशत गर्दी पर यह जो ब्लेम गेम है इसका सलूशन क्या है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगा इससे पहले कि मैं सियासी मौज़ूआत पर आऊँ। जो अफसोसनाक दहशत गर्दी का वाक़या बन्नू में सामने आता है, 12 शहरियों की जान जाती है इसमें, इस पर हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिक्स ऑफ ब्लेम गेम जारी है। अनफॉर्चुनेटली वफाक जो है वो सूबे पे ज़िम्मेदारी डालता है कि दरअसल पख्तूनख्वा की हुकूमत की नेगलिजेंस है, और वो ये कह रहे हैं कि वफाक का सारा स्ट्रेस असल में PTI को सप्रेस करने के ऊपर है। ये इस पर कंसेंसस कब बनेगा? हमने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया और हज़ारों जानों का ज़िया हुआ, उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट फ्रेम किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ गई और कंसेंसस किधर गया? ये ब्लेम गेम कब बंद होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैं इनके बयानात देख रही थी और ये इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्योंकि जो मासूम जाने गई हैं उनका कोई कसूर नहीं है। इस मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना हुकूमत वक्त का काम है। इस मुल्क की जो मुसल्लह फौज है उसने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अगर सूबे और वफाक के अंदर तनाव है क्योंकि मुख्तलिफ जमातें हैं, एक अपोजिशन की है, एक हुकूमती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप लाशों पे सियासत करें। देर इज नो क्वेश्चन ऑन दिस। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये मुल्क की सालमियत का मामला है, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, जब खुरम एजेंसी के अंदर मामला चल रहे थे और वहां के रास्ते बंद थे और अभी तक बंद हैं, और वहां मासूम बच्चों की जाने गई बिकॉज सप्लाईज नहीं पहुंच सकी, मेडिकेशन नहीं पहुंच सकी, और अभी भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। सूबे ने कुछ नहीं किया उसके अंदर, उस पर भी वफाक सूबे पे डाल रहा था, सूबा खामोश था। देखिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर तो वफाक को आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और करते भी हैं। देखिए,
आपका आइन भी ये कहता है कि आर्टिकल 245 के अंदर आप फौज को भी मदऊ कर सकते हैं अगर आपको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़े। आपकी इतनी रोबस्ट फौज है, आप उसको बुला लें, लेकिन आप लोगों की जान और माल का तहफ्फुज तो करें ना। इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई सियासत होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि देखिए, खत्ते के अंदर हमारे बड़े एक चैलेंजिंग हालात हैं। अफगानिस्तान के साथ जब तक आप मामला ठीक नहीं करेंगे, ये मामला सही नहीं होंगे। यू हैव टू ब्रिंग देम टू द टेबल एंड टॉक टू देम। शमीला साहिबा, लेकिन उसके ये तालिबान के मसले पर भी तो एक कंसेंसस नहीं है ना। पीटीआई कुछ और कहती है, उस पर वफाक का नैरेटिव आपके सामने है। देखिए जी, पीटीआई तो हैज ऑलवेज बीन प्रो तालिबान ना। वो तो उन्होंने तो कहा था कि आके दफ्तर भी खोलो। आपको याद होगा 2013 की जब इलेक्शंस हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कैंपेन ही नहीं कर सकी, क्योंकि जहां वो कैंपेन करने की बात करती थी बम धमाका हो जाता था। द ओनली पार्टी हु कुड कैंपेन वाज पीटीआई। और उन्होंने तो दावत भी दी थी कि आके अपने दफातर खोल लें, तो फिर ये होना था। अब बात यह है कि लेकिन इसका हरगिज मतलब, अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि इसके ऊपर सियासत होनी चाहिए कि कौन किसके प्रो है कौन किसके खिलाफ है। जो मासूम जाने लेता है, जो दहशतगर्दी करता है, वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहना चाहिए। इसी के अंदर बहादुरी है, और दहशतगर्दों के साथ आड़े हाथों के साथ निपटने की जरूरत है। कैटेगोरिकली कंडेम करना चाहिए। राना एहसान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये जो राना एहसान साहब पीटीआई की तरफ से कहा गया, उमर अयूब साहब ने, गंडापुर साहब ने ये कहा कि आपका और आपकी जितनी इंटेलिजेंसिया है हुकूमत की, उसका सारा स्ट्रेस है ही तहरीक इंसाफ पे कि किसी तरह पीटीआई की ताकत को तोड़ लें, इसीलिए दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं, और नेग्लिजेंस जो है वो वफाक की है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोसनाक जो है इनकी स्टेटमेंट है, क्योंकि इस मौके पे भी वो सियासत कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुकम्मल फोकस जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, बॉर्डर्स के ऊपर है, और इस चैलेंज के ऊपर वो डेली अपनी जानें देते हैं, शहादतें देते हैं। और इस वक्त सियासत नहीं, देखें, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और इसमें जाहिर सी बात है, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर्स के ऊपर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, अफवाज होती है, उनका रोल है। उसके बाद आपकी ये अगर बारूदी गाड़ियां जो हैं वो आई हैं, तो जो चेक पोस्ट रस्ते में होती हैं वो पुलिस के पास होती हैं। उसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक पोस्ट जो होते हैं, नाके होते हैं, उनसे वो बगैर पकड़े हुए वो कैसे वहां से निकल आए। और फिर देखें, डेफिनेटली इसके अंदर मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, जिसमें पुलिस है, आपकी सीटीडी होती है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता है, वो सूबों के नीचे आता है, उनकी जिम्मेदारी। तो इट इज अ कलेक्टिव जिम्मेदारी, और इसके अंदर ये कहना कि फेलियर इधर हुआ उधर हुआ, ये तो जब रिपोर्ट, इस पे इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आएगी, फिर तयन होगा कि कहाँ जो है वो लैप्स हुआ। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक इंटेलिजेंस का भी लैप्स हुआ, और वो बारूदी गाड़ियां लेके बन्नू के कंटोनमेंट तक कैसे पहुंचे। तो ये भी सवाल उठता है कि जिस तरह बड़े शहरों में, पंजाब में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट हो चुके हैं, इस्लामाबाद के कैपिटल में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, तो क्या इन एरियाज में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं? कितने हैं, कितने नहीं हैं? एक तो ये हो गया, जो काइनेटिक एलिमेंट है, तो वो तो ये हो गया। राना साहब इसमें राना साहब देखें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की जिम्मेदारी तो वफाक पर ही आती है ना। ये बात तो उनकी इतनी ठीक है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, उमर अयूब साहब ने ये भी कहा कि कोर्ट मार्शल कर दीजिए नेग्लिजेंस के ऊपर। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं। ये देखें, मैं फिर कहूंगा कि आपको मैंने पूरा बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर ये बारूदी जो मवाद है ये अक्रॉस बॉर्डर आया है, पहली बात ये स्मगल होके आया है कि ये स्मगल होके नहीं आया। फिर क्या ये लोकल बना है? अगर लोकल बना है तो कैसे बना है? फिर ये अगर जहां एफसी की जो है वो नाके हैं, या जहां एफसी के चेक पॉइंट्स हैं, या जॉइंट चेक पॉइंट्स हैं, क्या ये उससे गुजरा है, नहीं गुजरा? अगर गुजरा है तो वो कैसे गुजर गया? फिर जब ये शहर में दाखिल हुआ तो पुलिस के चेक पॉइंट्स को कैसे क्रॉस किया? तो ये सारी इसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जब आएगी तो हमें पता चलेगा कि वेयर द लैप्स है। लैप्स है, मैं एडमिट कर रहा हूं, देयर इज अ लैप्स, एक इंटेलिजेंस का लैप्स है। फिर ये अगर ये जहां से वो चला और यहां तक पहुंचा, तो ये तो चीजें इसके बाद तयन होंगी। लेकिन देखें, बिल्कुल वफाक की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट सूबों की भी जिम्मेदारी है। काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट जो बने हैं वो हर सूबे में बने, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये तो इट इज अ कलेक्टिव जिम्मेदारी है
इंक्वायरी रिपोर्ट बताएगी कि कहाँ लैप्स हुआ, किधर कमी पेशी आई, और फिर इसके ऊपर हम जी। ठीक है शौकत साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो क्रिटिसिज्म होता है पीटीआई पर वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। कुरम में जो वाक़यात हुए, 100 से ज़ायद बच्चों की जानें गईं सप्लाईज ना होने की वजह से, और अब बन्नू के वाक़े के ऊपर भी आपके नाक़िदीन यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं विफाक को। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुरम का इशू तो बिल्कुल टोटली अलग है, लेकिन ये जो है बन्नू वाला, ये तो दहशतगर्दी का वाकया है। इससे पहले अकोड़ा खटक में दहशतगर्दी हुई, कीमती जानें चली गई। तो ये तो दहशतगर्दी जो है ना, ये आपको पता है कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, ये भी पता है, हुकूमत पाकिस्तान को भी पता है, सबको पता है कि कहाँ से हो रही है और उसके पीछे क्या महर्रिकात हैं। तो ब्लेम गेम की बजाय, जिस तरह मेरे मौजूदीन ने सबने यही कहा कि हमें अपनी गलतियों को देखना है कि लैप्स कहाँ हुआ है। लैप्स तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2 बारूद की गाड़ियां जो है वो साइड से आती है। कैंट के एरिया में जब दाखिल होती है तो आपको पता है कैंट के एरिया में कितनी चेक पोस्टें होती हैं, इससे पहले जो शहर में दाखिल होती है कितनी चेक पोस्टें होती हैं। तो लैप्स तो हुआ है कहीं ना कहीं, और ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। बदकिस्मती से जो नेक्टा बना था, फिर हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, वो सारे के सारे बस सब बराए नाम रह गए। जब कोई वाकया होता है तो फिर हम सारे सरगर्म हो जाते हैं, टॉक शो में बातचीत हो जाती है, बड़े बड़े दावे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसमें सिर्फ अकेली मैं समझता हूँ कि फौज लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी है, ये भी मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल वो है। कई वाकयात को रोका जाता है लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो बड़े अजीब से वो चाहते हैं कि जी फला जगह धमाका होना था, रोक दिया गया, फला जगह इस तरह था, रोक दिया गया, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। जहां धमाका हो जाता फिर कहते जी ये बहुत ज्यादा नाकामी है गवर्नमेंट की। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि ये वफाकी हुकूमत के बगैर हो नहीं सकता है। ये चीजें नहीं रुक सकती। उसकी वजह मैं बताऊं, एक तो देखें कि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है। अब अफगानिस्तान के साथ जब हम कहते हैं कि जी हम डायरेक्ट उनसे बात करें, जो हमारे हमायदीन है हमारे पास कबायली, हम उनको इस्तेमाल करें, तो हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि जी एक मुल्क से एक सूबा बात नहीं कर सकता। ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन आप तो करें ना। आपके पास फुल टाइम वजीर दाखिला है नहीं। आपका वजीर दाखिला क्रिकेट को देखे या आपके अमन अमान को देखे, और अगर थोड़े बहुत अमन अमान वो देख रहा है तो सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहा है और अपनी जो जहन वो इस्तेमाल कर रहा है। जो अमन अमान का इशू है वो इसी तरह पड़ा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी सिक्योरिटी इदारे जाएं, लड़ें और शहादतें दें, और हम हुकूमत जो है वो सिर्फ हम पीटीआई को क्रश करेंगे, तो इस तरह नहीं हो सकता। शौकत साहब आप पे तनकीद तो ये होती है ना कि आप तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं तालिबान को लेकर। आपका नैरेटिव जो है वो इतना सॉफ्ट है कि आप रीनेगोशिएशन की, रीसेटलमेंट की, दफ्तर खोलने की बात करते हैं। शमीला साहिबा ने जो बात की, तो अगर आपकी बात सुन भी ली जाए तो सोल्यूशन फिर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। असद भाई देखें, मैं आपको बताऊं, देखिए पुरानी बातें हैं। ये जो दफ्तर खोलने की बात है, क्या उसके बाद नेगोशिएशन नहीं हुए? क्या अमेरिका ने नेगोशिएशन नहीं की? वो तो उस वक्त की बात थी कि जब नेगोशिएशन की बातें हो रही थी और ये पता नहीं चल रहा था कि नेगोशिएशन कहाँ हो, किसके साथ हो। तो उस वक्त शायद ये बात कही गई थी, लेकिन अब वो सूरत नहीं है। अब देखें ना, अफगानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है, मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं तो रोज टॉक शो में भी बैठता हूँ, सारी चीजें स्टडी भी करता हूँ। इस हुकूमत ने कितने मुज़ाकरात किए, कितने वफूद भेजे अफगानिस्तान में, काबुल में, उनसे क्या नेगोशिएशन हुई, हमारी कहाँ है खारिजा पॉलिसी, कहाँ है, हम क्या करना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ। हमारा बॉर्डर लगा, हम उन बॉर्डर को तो हटा नहीं सकते हैं, न इस मुल्क को हटा सकते हैं, तो क्यों ना हम सेटलमेंट की तरफ जाएं या उनसे बात करें, फाइनल करें। हम अगर बात नहीं कर सकते तो ये तो हमारी गलती है। सारी चीजें आप देखें, आप जब भी जोर आता है तो फौरन जी तुर्खम बॉर्डर बंद कर दें। तो तुर्खम बॉर्डर बंद करने से क्या होता है कि आपकी तिजारत खत्म हो जाती है। लेकिन जो असल इशू है उसको हल नहीं किया जाता, 10 दिन बाद फिर तुर्खम बॉर्डर खोल दिया जाता है। तो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जहां तक मुझे समझ आई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शमीला साहिबा, मूविंग फॉरवर्ड, एक साल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का मुकम्मल हुआ। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि हम रिलक्टेंटली यानी कि मजबूरी में इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। पहले तो ये बता दीजिए ये मजबूरी किस वजह से बनी, और दूसरा इस एक साल में जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाली बात हो या अब सिंध की तरफ से पानी का जो मसला है, जो इंडस पर कनाल्स बन रही हैं, उस पर भी एक रिजर्वेशन शो की जा रही है, तो ये मजबूरी की बुनियादी वजह क्या है? जरदारी साहब ने जो बात की। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं जरा ये बन्नू के वाक़े के ऊपर बात करना चाहूंगी जो अभी शौकत यूसुफजई साहब ने बात की। देखिए जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि खुर्रम का मामला कुछ और था और ये कुछ और है, ये दहशतगर्दी है, फला ये है। खुर्रम का मामला कुछ और नहीं था, ये प्योरली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी थी एंड दे फेल्ड टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप सारी फोर्सेस उठा के इस्लामाबाद को कब्जा करने के चक्कर में लगे रहेंगे पूरा साल और जारहाना सियासत करेंगे तो फिर यही होगा, आपके सूबे में मासूम बच्चे मरेंगे। आज का जो इंसिडेंट हुआ है, कल का जो इंसिडेंट हुआ है, ये देखिए इसमें भी बच्चों की जाने गई है, लेकिन हमारी जो मुसल्लह फाज है उन्होंने दहशत गर्दों को आड़े हाथों लिया और दहशत गर्दों को वहां पर मारा। जब सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं ना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसमें सूबे और वफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन है, उसका फेलियर जरूर मैं ये कहूंगी। हमारे मुल्क के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये उनका काम था कि इतला करना। अब मुझे ये नहीं पता कि इतला हुई है कि नहीं हुआ, अगर इतला हुई थी तो फिर इस तरीके से किस तरीके से वो बेस तक पहुंचे। इस पर भी कमेंट कर देना, जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब भी एज अ फॉरेन मिनिस्टर विजिट नहीं किया अफगानिस्तान का, और अब भी उस लेवल पे एंगेजमेंट नहीं हो रही, वो कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ये बात की थी कि यू हैव टू एंगेज विद अफगानिस्तान, देयर इज नो अदर वे। आपको अफगानिस्तान के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान आप पे एतबार नहीं करता, लेकिन आपका नेबर है, यू डोंट हैव अ चॉइस। उसमें एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक ऐसी एंगेजमेंट जिससे कम से कम दहशतगर्दी तो ना हो ना। और इस वक्त आप देखिए कि एक सर्ज आया है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर। मैं उस दिन कहीं पढ़ रही थी तो कि पिछले साल 2024 के अंदर कोई 700 वाकयात हुए हैं छोटे बड़े दहशतगर्दी के, खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ, एंड दिस अलार्मिंग। तो इसके ऊपर तो वफाकी हुकूमत को, अपेक्स कमेटीज को, तमाम लोगों को बैठ जाना चाहिए और दिस शुड बी अ फोकस मुल्क की साल में सबसे पहले। एक साल जी देखिए जी, जरदारी साहब का बयान अपनी जगह 100% सही है। हमारे कोई पीडीएम में भी जब हम इनके साथ थे और काबीना का हिस्सा थे, जब भी हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ नहीं रहा, और इस वक्त भी हमारा कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो तहरीरी मुआहिदा हुआ था हुकूमत साजी से पहले, उस तहरीरी मुआहिदे के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त पीएमएलएन की हुकूमत की जानिब से नहीं हुई। बिलखुसूस आपको याद होगा कि पिछले बजट से पहले हमें इनको हमारे साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। फिर पंजाब में फंड्स के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो आज तक नहीं लिया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि सिंध जो है सरापा एहतजाज है कि कनाल्स बनाए जा रहे हैं और उसको डिफेंड किया जा रहा है। आप सीधी बात यह है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये मामला उठाएं, क्योंकि सिंध ऑलरेडी फॉर्मली वहां पर अप्लाई कर चुका है, और एक साल गुजरने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आर्टिकल 154 की वायलेशन कर रहे हैं और काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला रहे। ये गलत बात है ना। अच्छा, आप देखिए ना, मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का तसलसल चलता रहे। आज हम हुकूमत से हाथ हटा लेते हैं, हुकूमत गिर जाएगी, देन व्हाट? फिर इलेक्शंस होंगे, फिर ये होगा, फिर धांधली की शिकायत होगी, फिर कुछ होगा, फिर फॉर्म 45, 47 की बातें होंगी। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि हर साल बाद एक इलेक्शन हो जाए। ठीक है राना एहसान साहब, ये तो एक साल जो मुकम्मल हुआ, पीटीआई का नैरेटिव ये है कि डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो गई, पीका जैसे कवानीन को रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं ब्लैक लॉ है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंडेक्स में तनज़्ज़ुली हो रही है। फिर दूसरी तरफ एक स्कैंडल का भी जिक्र है, फैसल वाडा साहब ने कराची का जो पोर्ट कासिम है उसमें 60 अरब रुपए का जो मेगा स्कैंडल है उसको एक्सपोज किया। कैसर अहमद शेख साहब को उन्होंने ब्लेम किया कि ये नेग्लिजेंस दिखाई है इन्होंने, और तस्लीम भी किया गया उसको। तो इस एक साल का जो रिव्यू है, क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हुकूमत के ऊपर। देखें, पहले मैं केपीटी के हवाले से कह देता हूँ, फैसल वाडा साहब बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई 1.5 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल को केपीटी के हवाले से ये जो मामलात थे जब हाईलाइट हुए तो ये इंक्वायरी दी,
और प्राइम मिनिस्टर ने इस इंक्वायरी को जो है वो करवाया, खुद कंडक्ट करवाया, और फिर जब ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आ भी गई और उसको आए हुए कुछ 3-4 हफ्ते हो गए और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन भी ले लिया और उखाड़ फुखाड़ भी कर लिया, तो अब फैसल वाडा साहब इसको जो है वो ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं कि जैसे वो अभी राना साहब कैसर शेख साहब तो खुद कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया वाडा साहब का, उन्होंने 60 अरब रुपया बचा लिया कौम का। आप प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो इंक्वायरी कमीशन है उसने कोई आज से कोई 1 या 1.5 महीना पहले इसकी इंक्वायरी की और प्राइम मिनिस्टर को इसकी रिपोर्ट दी और वहां जितने मामलात हैं वो उसके ऊपर एक्शन भी हो गया। तो आज से आज जो कल या परसों गालबन फैसल वाडा साहब ने इसका इंकशाफ किया, ये तो 2-2.5 माह से ये मामला चल रहा था और इसकी इंक्वायरी भी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कंडक्ट कराई, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोएक्टिव रोल अदा किया। नंबर 1 मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं। देखिए, दूसरी जो बात है, आपने दूसरा के एक साल एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो जहां मुल्क खड़ा था 1 साल पहले महंगाई के लिहाज से, इंटरेस्ट रेट्स आपके 22% पे थे, आपकी एक्सपोर्ट्स जहां थी, हर चीज में बेहतरी है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। हम कतई तौर पे ये नहीं कह रहे कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, गुर्बत में इजाफा हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, वो इम्प्रूवमेंट जो है ग्रोथ से आएगी और हुकूमत इज गेयर्ड अप फॉर ग्रोथ, लेकिन हमें वो ग्रोथ चाहिए जो कंजम्पशन लेड ना हो, जिसकी वजह से बूम बस्ट साइकिल में हम दोबारा ना फंस जाएं, बल्कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो। तो जितने रिफॉर्म्स हैं, अगर वो FPR के हैं या वो कॉमर्स या इंडस्ट्रीज में या फाइनेंस में हो रहे हैं, वो सारे रिफॉर्म्स इसी बेसिस पे हैं या पावर सेक्टर में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ग्रीवेंसेस कब हल होंगे? वो तो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, हसन मुर्तजा साहब ने कल कहा, तो ये तो गेयर शिफ्ट हो रहे हैं आपके खिलाफ इत्तेहादियों की तरफ से। तो पंजाब चैप्टर है, उसके कोई ग्रीवेंसेस ज्यादा हैं। देखिए, इनसे जो हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ उसके अंदर इन्होंने कमेटीज की मेंबरशिप मांगी, वो हमने दे दी। जो डेवलपमेंट थी, जो MPAs अपने हलकों की डेवलपमेंट करते हैं, वो हमने उनको इक्विटेबल वो डेवलपमेंट दी। पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, फिर इनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं उसके अंदर वो उनसे पूछा जाए। तो पोस्टिंग ट्रांसफर्स तो पॉलिटिकली तौर पे हो ही नहीं रही पंजाब में, बल्कि उन पे बैन है और हर पोस्टिंग जो है वो मरियम बीबी खुद उसको रिव्यू करती हैं। तो वो तो जो चीजें जो सलूक PMLN के मेंबर्स के साथ हो रहा है, वही सलूक पीपल्स पार्टी के मेंबर्स के साथ हो रहा है। तो देखें, एक मैडम चीजों को लीड कर रही है। इशू ये है कि जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है पंजाब में, उसी के लिहाज से उनको जो है वो आईनी ओहदे भी मिल गए हैं और उनकी सुनवाई भी हो रही है। तो ये कोलिशन के अंदर ये मामला चलते रहते हैं, हम एंगेज्ड हैं और हम समझते हैं इनकी इंपॉर्टेंस भी समझते हैं और हमें पता है कि हमने इनके साथ इश्यूज उस हद तक, जिस हद तक हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने करने और हम प्रोएक्टिव भी। ठीक है शौकत साहब, मैं PTI के अंदरूनी मामलात पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेक्टेशन ये थी, बहुत से आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने और लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के फौरी बाद हम ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी स्पेस PTI को मिलेगी। और सोशल मीडिया पर बहुत टॉल क्लेम्स थे। वो ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का जब पहला जिक्र किया, उन्होंने तो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है, हम तो इंडेटेड हैं उनको लेके, और गवर्नमेंट भी चैंपियन कर रही है इसको कि ये हमारी कारकर्दगी है। तो इस पर तो कुछ भी साबित नहीं हुआ जो आपके क्लेम्स थे। चलो खैर, वो तो देखा जाएगा ना। ये तो असल चीज जो आपने बताया, जो हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी, और मेरी जो बहन है उसने कुरम की बात की। देखिए, कुरम का इशू आज तक भी अगर हल कोई कर रहा है तो वो सिर्फ सूबाई हुकूमत है, इसमें वफाक की हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक पेशरफ नहीं हुई है। हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और सूबाई हुकूमत है, वो लगे हुए हैं। अगर ये वाकया जितना बड़ा था और अगर इसके साथ छेड़खानी की जाती तो ये कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बड़े तहम्मुल और बुद्धिमानी के साथ इस मसले को हल की तरफ ले जाया जा रहा है। जो 1 साल की कारकर्दगी मेरे भाई ने बयान की ना, इसमें तो बड़े साफ से वाजे तरक्की हो रही है। कौन सी तरक्की हो रही है जी? कि जी मईशत बेहतर हो रही है। आप पता नहीं, एक्सपोर्ट ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आपकी 187 तो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। आपके तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल की है, कपास है। कपास में कितनी बड़ी गिरावट आई है इस दफा। गंदम जो है ना, बम्पर क्रॉप हुआ था पिछले साल, आपने नहीं खरीदी गंदम, वो किसान नाला हुआ। इस दफा आपकी गंदम में कमी आई है।
तो आप $1 अरब से बाहर से गंदम खरीदेंगे, बाहर तो आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अपने किसानों को आप नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं 9 साल बाद इतनी कम महंगाई हुई। हाँ, मैं बताऊं सी पा रहा हूँ ना, महंगाई कम, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो चिराग, अलादीन का चिराग ये बता रहे हैं ना कि पिछले साल 23.1% थी महंगाई और इस साल 1.5 है। तो मेरे भाई आप भी तो सौदा खरीदने जाते होंगे ना कहीं, ये कौन सी चीज सस्ती हुई? कोई चावल सस्ते हुए हैं, तेल सस्ता हुआ है, दालें सस्ती हुई हैं, घी, क्या क्या सस्ता हुआ है? बस आराम से टीवी पे बैठ के जी पिछले साल 23.1 थी, इस साल ओ भाई हम जब जा रहे थे हमारे 12% था, आपको पता है ना, 12% महंगाई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, और सबसे ज्यादा अमन रहा है तो इमरान खान के दौर में रहा है। तो ये जो बातें करना ना कि जी अब तो 35% किसने पहुंचा, इनके दौर में पहुंचा है। अब अगर ये दावा कर रहे हैं 1.5 तो होना क्या चाहिए था कि जो चावल 600-500 पे है वो कम से कम 150 पे होना चाहिए था, फिर मैं मानता। लेकिन ये अगली बात क्या करते हैं, नहीं वो शरह में कमी आई है, महंगाई में कमी नहीं आई है, शरह में कमी आई है। तो भाई गरीब आदमी शरह को चाटे, क्या करे? रिलीफ देना आवाम को, आपकी तरक्की हुई है तो अब रिलीफ भी दे देना आवाम को। 1 रुपए का रिलीफ तो आप दे नहीं सकते हैं। नहीं वो और आप कह रहे हैं कि तरक्की हुई है, ने भी मान लिया, MD IMF ने भी मान लिया कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर मैं भी मान जाऊं, चल आप भी मान ले, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन जाए बाजार में देखे ना कौन सी चीज सस्ती है, मुझे एक चीज बता दे आप, मैं मान जाऊंगा। ये जो स्कैंडल की बात हो रही है, 60 अरब का जो स्कैंडल निकाला है वाडा ने, ये वाडा ने खुद कहा है कि मैंने जब पब्लिक अकाउंट वो जो कमेटी बनी है इनकी, कहते हैं मैंने इस कमेटी को लिखा कि मैं ये डिस्कस करूंगा, ये मैं डिस्कस करूंगा। जब वो डिस्कस करने पे आई ना तो उन्होंने इसको डीनोटिफाई किया, वो कर दिया, वो वापस कर दिया इसको। तो ये तो ना प्राइम मिनिस्टर ने किया ना किसी और ने किया, और ये वाडा दावा कर रहा है। अगर दावा कर रहा है तो फिर उससे पूछे ना, अगर वो गलत बयानी कर रहा है तो। ये पीका का कानून बना है ना कि जो झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, उसके खिलाफ एक्शन ले। सही। तो आपने कानून साजिश की है, किस लिए की है? PTI को क्रश करने के लिए, अपने मुखालिफिन को क्रश करने के लिए। मुल्क के लिए आपने क्या किया है? ये जो तरक्की के दावे हो रहे, कोई एक जगह तो बता देना। मरियम नवाज ने ये किया, मरियम ने कौन सा काम किया? उसने किसान कार्ड, ये तो बुजदार का था। ये जो वो कार्ड है, मजदूर कार्ड है, ये बुजदार का था। ये जो सेहत कार्ड है हमारा था, आपने उसमें और कभी कर दी। सही। मुझे समझ में, नौजवानों के लिए जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो भी हमारे दौर में हुए। ठीक है। तो कोई नई चीज बताए ना। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शर्मिला साहिबा, इसके अलावा एक और जो एजेंडा में शामिल था या जो मंशूर में शामिल था पीपल्स पार्टी की एक चीज़, वो ये था कि काबीना को जो है वो शॉर्ट रखा जाएगा और उस पर एक्सचेकर पे बर्डन नहीं डाला जाएगा। अब हमने ये देखा कि वज़रा की तादाद अब 50 तक पहुँच गई है। जरदारी साहब ने हल्फ लिया रिसेंटली, अभी 3 और वज़रा ने हल्फ लेना है अभी। तो एक तो ये सूरत हाल कि काबीना की एक्सपेंशन, इससे आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कैपिटल भी डैमेज होगा, क्योंकि आप भी विफाक में दिखाई देते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि एक तनकीद आप पर यह भी होती है कि जो मुश्किल जॉब थी, यानी कि जो हुकूमत की ईवानों में लोग बैठे हुए हैं, या फिर जो वो मिनिस्ट्रीज़ जो बहुत चैलेंजिंग हैं, उसको आपने अवॉइड कर दिया, आईनी ओहदे ले लिए, और अब तनकीद करना आपका बनता नहीं है। इसलिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी होती तो आईनी तौर पे काबीना छोटी रखती, और कुछ चीजें होती है ना जो ऑप्टिक्स के लिए भी गलत होती हैं। काबीना को स्वेल कर देना विद 50 नंबर्स, अगेन ऑप्टिकली इट इज नॉट गुड फॉर दिस गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए ना, जिस तरीके से अभी यूसुफजई साहब ने बात करी, मैं उनकी बात की इस हद तक जरूर तायद करूंगी कि ऑन ग्राउंड हमें आवाम अभी तक नजर नहीं आ रहा। 40% लोग अभी भी पाकिस्तान में गुर्बत की सतह से नीचे हैं। FBR को गाड़ियां खरीद के दे रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, लेकिन 6 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल है। तो देखिए ना, ये चीजें हैं जो ग्लेरिंग है। फिर आपने बात की थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, डाउन साइजिंग की, राइट साइजिंग की। तो सबसे पहले तो आप बताते ना कि जनाब हमने काबीना को राइट साइज किया। एक वजीर आराम से 2 से 3 वजारतें चला सकता है, उसके लिए अलग वजीर, स्टेट मिनिस्टर्स और इतने सारे एडवाइजर्स की जरूरत है नहीं। लेकिन चलें, ये भी एक मजबूरी है उनकी कि जनाब कोलिशन है, लोगों को साथ लेके चलना है। हम पे जब तनकीद की जाती है कि जी हम काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनते, तो हम यही कहते हैं कि काबीना का हिस्सा बनना हमारा एंड और बी ऑल नहीं है। हम चाहते हैं कि वजीर आजम साहब, जो कि PMLN से जिनका ताल्लुक है,
वो अपनी मर्जी की काबीना लाएं, बनाएं और चलाएं हुकूमत, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। देखिए इस वक्त जो अगर अब इस वक्त आप देख लें, लेट्स टॉक अबाउट टुडे, इस वक्त भी जो गैस की कमी का सामना है सिंध के अंदर, जहां से गैस निकलती है वहां पर इफ्तार और सहरी के टाइम गैस नहीं मिल रही, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल है, तो ये तो हालात है जी। और कराची के अंदर जो है गैस, मेरे अपने घर में, मैं यहाँ बैठी हूँ डिफेंस में, आई डोंट हैव गैस। तो अगर एक रहमतों का महीना ही आपके लिए मुश्किल बन जाए कि वहां पर रोटी पकाना भी आपके लिए मुश्किल बन जाए, तो मुझे बताइए कैसे जिंदगी किसी की आसान होगी? गरीब आदमी तो बोल ही नहीं सकता ना। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसके अंदर अभी वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया कि कितने लोग जो हैं वो 18.7 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन दिस कंट्री। सही, उनकी नौकरियां लोग मुठ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पिछले बजट में आपने तनख्वाहदार तबके को तबाह कर दिया, उस पर टैक्स लगा, कहते रहे कि जी हम उनके ऊपर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन लगाया तो टैक्स। शर्मिला साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन अब जो अगला बजट आ रहा है उस पर फिर पोजीशन लेगी पीपल्स पार्टी ताकि दोबारा से ये ना हो जाए? देखिए जी, हमने पिछले बजट के अंदर भी हमने बाइकआउट किया था, टोकन रिप्रेजेंटेशन दी थी, फिर बात कुछ मामलात कुछ बने, आगे प्राइम मिनिस्टर साहब आए बीच में। इस दफा भी हमारी जो तहरीरी हमारा मुआहिदा है, हम कहते हैं कि जनाब इसके तहत आप हमसे डिस्कस करें बजट मेकिंग, ठीक है, और अवाम को रिलीफ दें। हमारा जो मकसद और मतलब जमहूरियत चलाने का है और हुकूमत चलाने का है वो यही है कि आप लोगों को हर हाल में रिलीफ दें। वो काम एक सोशल नेटवर्क का प्रोग्राम जो BISP जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था 2008 में, वही चल रहा है, वही कामयाब है। उसके अलावा आप मुझे बता दें कोई और सोशल नेटवर्क का प्रोग्राम है कि नहीं? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, इसको शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं अगला सवाल करता हूँ। देखिए बात यह है कि एक साल के अंदर जो चीजें इंप्रूव हुई हैं उससे तो कोई जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकता, और दुनिया भर जो है इसको रिकग्नाइज कर रही है। महंगाई की शरह 1.5% के ऊपर आना, इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन 1 ईयर। अब जो चैलेंजेस हैं उसको हम एडमिट करते हैं। मैंने खुद कहा कि गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है, और जो जॉब क्रिएशन है वो जितनी डिमांड है, जितनी यंगस्टर्स आ रहे हैं जॉब मार्केट में, उस तरह जॉब क्रिएशन नहीं है। अब हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, तो वो ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ, आज हम जा सकते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ, वो जल्दी भी अचीव हो जाएगी, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। और हम रिलीफ देना चाहते हैं अवाम को, लेकिन कर्जे के ऊपर रिलीफ हम देते आए हैं 76 सालों में, एंड इट हैज नॉट वर्क। वो मामलात को और बिगाड़ देता है। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो हम जिनका इदराक भी रखते हैं और आगे लेके भी बढ़े। बिल्कुल ये आसान है पिन पॉइंट करना कि गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ग्रोथ है। कौन सी ग्रोथ? जो सस्टेनेबल हो। तो वो सारी चीजें वो सस्टेनेबल कैसे होगी जब आप अपनी इनपुट कॉस्ट कम करेंगे। हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हमने IPP के 104 मुआहदों को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मुआहदे कैंसिल हुए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैंसिल हुए। तो हर उस शोबे में हम रिफॉर्म कर रहे हैं जिसमें रिक्वायर्ड है हम। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें चुटकी में तो नहीं होती। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन बड़ी क्रिटिसाइज होती है, लेकिन एक पूरा साइकिल मुकम्मल हुआ। ये एक अचीवमेंट भी है, लेकिन एक लॉस भी है कि वो कामयाब नहीं था। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्शन जो है वो सही है, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह बरकरार हैं। मेरे पास लास्ट मिनट है शौकत साहब, मैं चाह रहा हूँ इस पर आप कमेंट कर दें। हमें बताया गया, आवाम को, आपके कारकुनान को बताया गया कि सैर व इफ्तार में खान साहब को खाने की अशिया फराहम नहीं की जा रही। बैरिस्टर सैफ साहब ने बात की, लेकिन शेख वकास साहब ने भी ये बात की। अब आकर सलमान राजा साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलीमा साहिबा ने कहा वो सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है, सब प्रोपेगेंडा है। ये पार्टी के अंदर से ही इतनी ऑपोजिट बातें जब बाहर आएंगी, यकीन कौन करेगा? किस पे यकीन करना है फिर? नहीं, बिल्कुल जो लोग मुलाकातें करते हैं जाहिर है उनको पता होगा, और अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है और सलमान अकरम राजा साहब ने भी सही कहा है। जाहिर है लोगों को पता चलता है एक दूसरे से, तो वो उस पर शायद, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बड़ा एहतियात करने की जरूरत है। वैसे भी रमजान का महीना है। दूसरा मैं एक अर्ज करूं कि देखें सूबे के हवाले से कि सूबे को दहशतगर्दी का सामना है और बड़े अरसे से है, और अब चूंकि मुश्किलात ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि हुकूमत की खामोशी है, अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक कोई इस तरह के राब्ते नहीं हो रहे, उससे मुझे लग रहा है कि मुश्किलात बढ़ेंगी। तो कम से कम हमें सूबे को
जो हमारा हक बनता है 2000 अरब रुपए इस वक्त वफाक हमारा मकरूज है सूबे का, जो उसके NHP का है और मुख्तलिफ उसमें, तो वो 2000 अरब रुपए जो है वो हमें मिलने चाहिए ताकि हम अपने आप को स्ट्रेंथन करें और दहशतगर्दी का खात्मा भी करें। जहां तक फौज का ताल्लुक है, वो तो हम सब कहते हैं, कुर्बानी तो रोजाना दे रहे हैं, रोजाना शहादतें आ रही है, लेकिन हमारी पॉलिसी उस हवाले से है कि अफगानिस्तान के हवाले से वो बड़े क्लियर होनी चाहिए। सही, तो पॉलिसी में जो है वो क्लैरिटी रिक्वायर्ड और वफाक से शेयर जो है वो भी मांगा जा रहा है तमाम सूबों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, शौकत यूसुफजई साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।